Good morning, students. We have been discussing the classification and objectives of classification we have discussed in previous class. We have seen that why classification is done, what is the main objectives behind this. We have seen many objectives like to present the facts in simple form, to facilitate comparison, to bring out relationship, to prepare the basis for tabulation, all these. Now, today we are going to discuss the characteristics of classification or features of classification. So, what are the characteristics of classifications? What are the features of classifications that should be followed, that should be kept in mind while classifying the objects, while classifying the items. So the first important characteristics is classification should be unambiguous. Classification should be unambiguous. This is the first characteristics of classification. So unambiguous, the meaning of this is that it should be clear, crystal clear, और सिंपल. एम्बिग्विटी उसको हम लोग बोलते हैं जो आपको कम्प्लेक्स रहता है और जो क्लियर नहीं रहता है, उसको आप क्लियरली जो है उसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस. तो अनएम्बिगुअस रहना चाहिए. जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे वो बहुत ही अनएम्बिगुअस रहना चाहिए, बहुत ही क्लियर रहना चाहिए. आपको उसमें सब कुछ जो है अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए और सिंपल रहना चाहिए. सो इट शुड नॉट बी अनएम्बिगुअस. क्लासिफिकेशन इज मीन्ड फॉर रिमूविंग एम्बिग्विटी. देयर शुड नॉट बी एनी डाउट एंड कन्फ्यूजन रिलेटेड टू क्लास एंड इट्स आइटम्स. तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो क्लासिफिकेशन का जो मेन आपका पर्पस होता है वो होता है एम्बिग्विटी को ख़त्म करना, कम्प्लेक्सिटीज़ को, कन्फ्यूजन को, डाउट को ख़त्म करना. तो इसीलिए ये जो है आपको ऐसा होना चाहिए, क्लास जो क्रिएट होगा, क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही क्लियर हो. सेकेंड इज द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप. क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप. क्लास जो है एक दूसरा से ओवरलैप नहीं करना चाहिए. यदि चूँकि एक से ज़्यादा क्लास रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स को हम लोग जो है, जो हम लोग एटम्स लेते हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं. जो हम लोग डेटा लेते हैं यूनिवर्स से उसका हम लोग ग्रुप बनाते हैं. तो ग्रुप जो है एक दूसरा से ओवरलैप नहीं करना चाहिए. इट मीन्स ईच आइटम ऑफ डेटा मस्ट फाइंड इट्स प्लेस इन ओनली वन क्लास. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी आइटम जो है एक से ज़्यादा क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा. एक क्लास में एक क्लास का जो आइटम होगा वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उसी क्लास में रहेगा. ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर रहा है, एक से ज़्यादा क्लास में वो प्रेजेंट है. जैसे मान लीजिए अब स्टूडेंट्स है, क्लास हम जो है सर्वे किए, आपको डेटा कलेक्ट किए आपको स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी का सर्वे किए कि स्टूडेंट्स के पास में कितना जो है पॉकेट मनी रहता है. तो उसमें आपको साइंस का स्टूडेंट्स को भी लिए एंड कॉमर्स का स्टूडेंट्स को भी लिए. जब सर्वे किए तो उस समय मिक्स करके किए थे, साइंस कॉमर्स दोनों का लिए. लेकिन बाद में उसको हम लोग क्या किए, क्लासीफाई कर दिए, ग्रुप बना दिए. तो दो ग्रुप बना दिए. एक ग्रुप का नाम था साइंस, दूसरा ग्रुप का नाम था कॉमर्स. तो यहाँ दो क्लास जनरेट हो गया, एक हो गया साइंस क्लास, दूसरा हो गया कॉमर्स क्लास. तो इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं. इसी को बोलते हैं क्लासीफाई, ग्रुप बनाना बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स. तो ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है साइंस में भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉमर्स में, तो इसको ओवरलैपिंग बुलाया था. तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. आप जो क्लास इस तरह से क्रिएट करेंगे, आप ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि एक आइटम जो है जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करे दूसरा क्लास में वो नहीं होना चाहिए. So each item of data must find its place in only one class.
देयर मस्ट बी नो आइटम विच कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। और वी शुड गेट श्योर while classifying the items into different groups, into different classes, that one item must not find its place into more than one class, means एक से ज़्यादा क्लास में वो अपने आप को जगह नहीं पाएगा। तो ये है, तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे पहला, क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगुअस, मतलब बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, क्लास एक क्लास जो है दूसरा क्लास से ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, यस, क्लासिफिकेशन जो है दैट शुड बी स्टेबल, अनस्टेबल नहीं रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन must proceed at every stage in accordance with one principle, and that principle should be maintained throughout। जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो आपको स्टेबल होना चाहिए, और जो प्रोसेस, जो आपको प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है क्लास बनाने का, वो आपको थ्रू आउट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जो है बार बार चेंज करेंगे, एक बार कोई एक प्रिंसिपल पे आप जो है कोई एक कैरेक्टरिस्टिक पे क्लास बनाए और फिर जो है नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, आप दूसरा प्रॉपर्टी पे, दूसरा फीचर पे जो है क्लासीफाई कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल एक प्रिंसिपल पे आपको जो है क्लास ग्रुप बनाना चाहिए। इन if classification is not stable and has to be changed each time an inquiry is conducted, the data would not be fit for comparison। यदि ऐसा नहीं करते हैं और आप क्या करते हैं, जब भी आपको एक इंक्वायरी कंडक्ट होता है तो आप क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, क्लासिफिकेशन को आप चेंज कर देते हैं, क्लासिफिकेशन का जो आप रूल बनाया उसको चेंज करते हैं, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको डेटा जो है कंपेरिजन लायक नहीं रहेगा। ऐसा इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि बार बार उसमें आप चेंजेज ला रहे हैं, कोई एक प्रिंसिपल पर, कोई एक फीचर पे आप नहीं चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप किस बेसिस पे आप कंपेयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि साइंस एंड कॉमर्स दो क्लास का जो है इनकम के बेसिस पे जो है डेटा कलेक्ट किए, पॉकेट मनी की, मतलब इसके पास में जो है कितना पॉकेट मनी है, इनकम नहीं कितना पॉकेट मनी है। अब उसको आप क्या किए, उसका ग्रुप बना दिया पॉकेट मनी के आधार पे, ठीक है, कि जिसका जो है 100 से ऊपर है पॉकेट मनी उसका एक ग्रुप बना दिए, 100 से नीचे वाले के ग्रुप बना दिए। तो यहाँ पे आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि 100 में कितना जन है, 100 से नीचे में कितना जन है। लेकिन यदि आप फिर क्या कर रहे हैं, आप उसको बेसिस को आप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, इनकम को छोड़ करके आप स्ट्रीम के बेसिस पे, साइंस कॉमर्स के बेसिस पे यदि आप ग्रुप बना दे रहे हैं और फिर वहाँ पे आप इनकम को कंपेरिजन करें, तो इनकम कंपेरिजन वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप वहाँ ये कंपेरिजन करना कि 100 से ऊपर किसका है और 100 से नीचे किसका है, ये आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जो है स्ट्रीम बेसिस पे, साइंस एंड कॉमर्स बेसिस पे जो है आप ग्रुप बना दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी ग्रुप बना रहे हैं वो आपको जो भी प्रिंसिपल आप फॉलो करें उसको थ्रू आउट रहना चाहिए, थ्रू आउट क्लासिफिकेशन जो करें वहाँ पे रहना चाहिए, बार बार उसको चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया, क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल नॉट अनस्टेबल। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, it should be flexible and should have the capacity to adjust to new situation circumstances। क्लासिफिकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब ये हुआ कि सिचुएशन के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन के मुताबिक, सर्कमस्टांस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई क्लास यदि आप यूज में नहीं है, जो ग्रुप है वो आप यूज में नहीं है, उसको आप हटाना चाहते हैं तो उसको ईजिली आप हटा सकते हैं, या कोई नया क्लास को आप ऐड करना चाहते हैं, कोई नया ग्रुप जो है आप इंक्वायरी जो किए हैं, कोई नया ग्रुप को उसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लास ऐसा बनना चाहिए कि उसमें से आप कुछ ग्रुप को हटा भी सकते हैं, कुछ नया ग्रुप को उसमें ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि जो चेंजेज है वो चेंजेज आपको ईजिली किया जा सकता है। सो दैट शुड बी द
That should be the feature. Now with change in time some classes became obsolete, मतलब not in use, जिसको पुराना हो जाना, and have to be dropped and fresh classes have to be added. हाँ, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि पुराना क्लास हो गया है, पुराना ग्रुप हो गया है, उसको हटाना चाहते हैं या फिर एक नया आप जो इंक्वायरी किए हैं, न्यू इंक्वायरी किए हैं, या फिर जो आप न्यू ग्रुप जो बनाया है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन शुड बी सुटेबल टू इंक्वायरी. यस, क्लासिफिकेशन शुड बी सुटेबल टू इंक्वायरी. जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं वो इंक्वायरी के मुताबिक जो है सुटेबल होना चाहिए. क्लासिफिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी. जो आपका इंक्वायरी का जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अनुसार आपको ग्रुप बनाना है, उसके अनुसार आपको क्लास बनाना है. If the investigation is carried on to inquire into the economic conditions of laborers, then it will be useless to classify them on the basis of their religion. मान लीजिए कि आप जो है जानना चाह रहे हैं, आप सर्वे किए हैं और उसमें आप ये जानना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लेबर्स का जो है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यानी कि लेबर जो है कितना रुपया कमा रहा है, उसका क्या इनकम है. यदि आप ये जो है आप इंक्वायरी किए हैं, तो आप यदि ग्रुप बनाए हैं रिलीजन के बेसिस पे, आप तो जो सर्वे किए हैं वो इनकम बेसिस पे आप जो है वो सर्वे किए हैं, यानी कि कौन लेबर जो है कितना रुपया कमा रहा है, यानी कि किस स्टेज पे लेबर्स काम कर रहा है, उसको कितना इनकम मिल रहा है, ग्रुप ए पे कितना मिल रहा है, ग्रुप बी के पे कितना इनकम हो रहा है उसको, ग्रुप सी पे कितना हो रहा है, या फिर जो डेली वेज पे काम कर रहा है उसको कितना इनकम मिल रहा है. तो इस बेसिस पे आप इंक्वायरी करें. लेकिन जो आप ग्रुप बनाए वो रिलीजन बेसिस पे बना दिए कि जो लेबर्स हिंदू है उसका एक ग्रुप बना दिए, जो मुस्लिम है उसका एक बना दिए, जो बौद्ध है उसको एक बना दिए. तो इस तरह से बनाए तो वो यूजलेस हो गया ना. आपको जो है इनकम बेसिस पे आप ग्रुप बनाइए, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वे का, इंक्वायरी का, वो है इनकम जानना, इनकम को फिर कंपैरिजन करना कि किसका इनकम ज़्यादा किसका कम है. तो रिलीजन बेसिस पे बना करके ग्रुप जो है क्लास एक बना दिए, वो यूजलेस हो गया, मीनिंगलेस हो गया. इसीलिए जो है ये बताया गया है कि classification should be suitable to inquiry. So classification should be done. The group should be made based on the objects of inquiry, objectives of inquiry, aim of the inquiry. Classification should have arithmetical accuracy. It means, अब यहाँ देखिए, classification should have arithmetical accuracy. It means the total of items included in different classes should tally with the total of the universe. जो क्लासिफिकेशन जो ग्रुप आप क्रिएट किए हैं वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि उसमें जो नंबर्स रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर रिलेटेड जो एक्यूरेसी है वो आपको सही होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक एग्जांपल द्वारा समझाया गया है कि मान लीजिए कि आप जो इंक्वायरी किए हैं वो 100 स्टूडेंट्स का इंक्वायरी, 100 स्टूडेंट्स के ऊपर में जो है आप इंक्वायरी किए हैं. यदि आप 100 स्टूडेंट्स के ऊपर में इंक्वायरी किए हैं और फिर उसको आप ग्रुप बना दिए, मान लीजिए 10-10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए हैं, तो 10-10 स्टूडेंट्स का यदि आप ग्रुप बनाए तो कितना ग्रुप बनेगा? 10 ग्रुप बनेगा, बिकॉज वन ग्रुप में जो है वन क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 ग्रुप में कितना हो गया? 100 स्टूडेंट्स हो गया. तो ये आपको इक्वल होना चाहिए, यानी कि टोटल ग्रुप्स को ऐड करने के बाद जो आपको आइटम्स होना चाहिए, जो नंबर्स होना चाहिए, वो टोटल यूनिवर्स से मैच करना चाहिए. जैसे 100 हो गया यूनिवर्स और हर एक ग्रुप को ऐड कर दिए, 10 करके ऐड कर दिए तो 100 पूरा गया, तो बराबर हो गया. तो वही बोल रहा है कि ये आपको एक्यूरेट होना चाहिए, आपको मैच करना चाहिए. Now, so all these things that we discussed were related to the characteristics, that is properties of the classification. Now we are going to discuss the methods of the classifications, means how classification is done, means what are the methods, what are the different ways with the help of which we can classify the items, we can make the groups. So there are 4 methods of classification. So one by one we will discuss all these. One is chronological classification. So chronological classifications is done on the basis of time. According to time it is done. We will discuss all these one by one. So just we have a look on the methods. Geographical classification, according to area. According to area we make the group. According to the geographical regions we make the group.
qualitative classifications according to the attributes, means according to the characteristics we make the group here according to the qualitative features. Next, quantitative classifications according to the magnitudes. So in case of quantitative classifications, numbers के आधार पे, साइज के आधार पे, किसका क्या साइज है, आपको इनकम का हो सकता है या फिर दूसरा आपको जो है यदि आइटम्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स है तो उसका क्या नंबर्स है, तो नंबर्स के आधार पे, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, तो नंबर्स के आधार पे यहाँ पे जो हम लोग साइज के आधार पे हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई ग्रुप बनाएंगे. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वी विल डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन इन द नेक्स्ट क्लास. So I hope that you have understood today the characteristics of the classifications, and we have seen the methods which are used for the classification of the items. This is all about today's class. Thank you.